मतलब इतने सारे छात्रों में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सिर्फ यही ध्यान रखा है कि मैं जितने भी मेरे क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इंटरनल्स हो रहे हैं, उन सबको सीरियसली लूँ, उन सब के लिए तैयारी करूँ ताकि थोड़ा-थोड़ा सिलेबस करके तैयारी होती रहे। और एग्ज़ाम में तो देखो नर्वसनेस तो सबको रहती ही है और बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही जाते थे कि पास करा देना। एमबीबीएस की परीक्षा में जनपद हापुड़ के पिलखवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में टॉप 5 रैंक हासिल की है। छात्र छात्राओं के पास हापुड़ हलचल की टीम पहुंची और उन्होंने इनसे खास बातचीत की। यह सभी छात्र प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में टॉप 5 रैंक हासिल की है। पहली रैंक पाने वाली छात्रा सिमरन का कहना है कि एमबीबीएस के दौरान छात्र छात्राओं को सबसे ज़रूरी कॉन्फिडेंट होना है। एमबीबीएस में टॉप करने वाले 5 छात्र इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हम हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में हैं। टॉपर सिमरन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे। तो सिमरन, आपके रिज़ल्ट को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद आपकी फीलिंग्स कैसी हैं अब? ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंडर 7 कॉलेजेस आते हैं, मेडिकल कॉलेजेस। तो मतलब इतने सारे छात्रों में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए शुरुआती जो शिक्षा है वो कहाँ से पूरी की आपने? मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर और मदर दोनों ही प्रिंसिपल हैं वहाँ 12th तक के स्कूल में, और मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी वहीं से पूरी की है, शाश्वत चेतना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गढ़ी केसरी, गन्नौर। और हम बात करें कि स्टडी की, तो आपकी जो रणनीति थी पढ़ने के लिए, कितना टाइम दिया, किस तरीके से आपने जो है एक रणनीति बनाई कि इस टाइम मुझे टाइम देना ही देना है पढ़ने के लिए? एज सच रणनीति तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस जब से मैंने एडमिशन लिया था और अभी तक मैंने सिर्फ यही ध्यान रखा है कि मैं जितने भी मेरे क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इंटरनल्स हो रहे हैं, उन सबको सीरियसली लूँ, उन सब के लिए तैयारी करूँ ताकि थोड़ा-थोड़ा सिलेबस करके तैयारी होती रहे और फिर फाइनल के टाइम पे मुझे तकलीफ़ ना हो बहुत सारा सिलेबस कवर करने के लिए। हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या विषय आपका जो हम सबसे मजबूत है और सबसे जिस पे पकड़ आपकी कम है, ऐसा विषय कौन सा है? 2 विषय। मेडिकल में आई डोंट थिंक कि कोई बोल पाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट एकदम मज़बूत है। सारे ही कुछ ना कुछ, हर जगह कुछ वीकनेस तो रहती है, बट ऑब्स एंड गायनी आई वुड से कि मेरा काफ़ी अच्छे से तैयार था, और मेडिसिन में मेरी थोड़ी पकड़ ढीली थी। एग्ज़ाम के दिन की हम बात करें तो एग्ज़ाम के दिन आपने क्या सोचा जब एग्ज़ाम देने गई? तो सबसे जो सेक्शन की हम बात करें, सबसे कठिन और सबसे आसान सेक्शन कौन सा था? एग्ज़ाम में तो देखो नर्वसनेस तो सबको रहती ही है और बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के ही जाते थे कि पास करा देना। और सेक्शंस एज सच पीडिया का जो हमारा एग्ज़ाम आया था वो काफ़ी टफ़ आया था। हम सफलता की बात करें तो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो भगवान जी को ही जाता है। देन मेरे मम्मी पापा हैं, हमारे कॉलेज की फैकल्टी है, मैनेजमेंट है। हमेशा से कॉलेज के मैनेजमेंट से, फैकल्टी से, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो भी एचओडीज़ हैं, सबसे हमेशा हमें सपोर्ट ही मिला है। कोई भी डाउट्स हैं हम कभी भी जाके उनको अप्रोच कर सकते थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। मेडिकल के जो अन्य छात्र हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगी जो अन्य छात्र हैं उनको? बस यही कि सिलेबस के पीछे बहुत भागते हैं बच्चे कि इतना सिलेबस हो गया, उतना सिलेबस हो गया।
आप जितना भी सिलेबस कवर कर पाएँ उतना अच्छे से करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हमें जितना हमने पढ़ा है हमें उतना आता है, वो मैं अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। और अपने ऊपर बस कॉन्फिडेंस हो तो फिर कोई भी आप मुश्किल से पार कर सकते हैं उस मुश्किल को। एमबीबीएस की परीक्षा में दूसरी रैंक लाने वाले छात्र मिनाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मिनाज, आपको बहुत बहुत बधाई आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस उपलब्धि के बारे में बताइए कि अब वर्तमान में क्या फीलिंग है जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सिटी के अंदर 7-8 कॉलेजेस है जिसमें इंडिविजुअली 900 के अराउंड स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें सेकेंड रैंक लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से पर्सनली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और आप अपने स्कूली शिक्षा जो है आपने कहाँ से पूरी की। मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ। दिल्ली में हम अभी 10 साल पहले शिफ्ट हुए। शुरू में मेरी प्राइमरी एजुकेशन यूपी चांदपुर से हुई, उसके बाद मेरी सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली में हुई। मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ पर एमबीबीएस में लाने के लिए। उनकी ही मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जो भी मुकाम मैंने हासिल किया सब मेरे पेरेंट्स की वजह से है। स्टडी की हम बात करें तो क्या तैयारी थी, क्या आपने रणनीति बनाई थी जो स्टडी के लिए समय कैसे निकाला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमबीबीएस जो एक ऐसी डिग्री है, यहाँ पर इतना सिलेबस होता है कि आप रणनीति के हिसाब से चल नहीं सकते, क्योंकि 1 दिन का या 2 दिन का कोर्स नहीं है। रणनीति आप बना सकते हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, लेकिन ये कोर्स 5.5 साल का लंबा कोर्स है। आप इतनी लंबी रणनीति नहीं बना सकते, तो आपको रणनीतियाँ वक्त के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। अभी किसी प्री प्रोफ एग्ज़ाम है तो आपको अलग रणनीति से पढ़ना पड़ेगा, प्रोफ से तो अलग रणनीति से, क्लास टेस्ट है तो अलग रणनीति से। मैं पर्सनली क्या करता था, जब मेरे कोई भी टेस्ट होता था या एग्ज़ाम होता था उसको सीरियसली लेके पढ़ते थे। बाकी इतना सिलेबस एमबीबीएस में होता है कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते। आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होती है जो हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और बेसिकली जो कुछ बीमारियां ऐसी है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत कॉमन है, तो उन्हीं को ज़्यादा फोकस किया जाता है और उन्हीं को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम विषय की बात करें तो आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट और सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है? देखिए, एमबीबीएस में ऐसा तो 19 सब्जेक्ट होते हैं और मैं नहीं मानता कोई ये बोल दे कि मेरा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि मैं इसमें महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि ये एक समुंदर है। यहाँ पर आप जितना गहरा जाओगे डूबते चले जाओगे। आप अपनी नॉलेज ये नहीं कह सकते कि हाँ कंप्लीट हो गई। पर्सनली मेरे को लगता है मेरा मेडिसिन अच्छा था और मैं कमज़ोर ऑब्स गायनी में था। ये परीक्षा के दिन की हम बात करें तो परीक्षा के दिन सुबह क्या महसूस कर रहे थे परीक्षा देने से पहले, और क्या कौन सा सेक्शन सबसे आपको लगा कि हाँ टफ है? परीक्षा में आदत है हम लोगों को, 4 साल से पेपर दे रहे, उससे पहले ही पेपर दे रहे, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। तो परीक्षा तो कोई प्रेशर रहता नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए थे तो सबसे टफ़ हमारा पीडिया का पेपर काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस टाइप का था, तो काफ़ी टफ़ रहा। वो दिन सबसे लंबा गुजरा हमारा, अगर परीक्षा की बात करें। बाकी सब अल्लाह के शुक्र से अच्छा हुआ, सारे एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है और उसका नतीजा आपके सामने है। अपनी इस सफल टॉपर यात्रा का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, मैनेजमेंट को, सबको देना चाहूँगा। थ्रू आउट द जर्नी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमेशा जो मेरा डिसीजन था उसको सपोर्ट किया। यहाँ पर मेरी फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया। फैकल्टी ने हमारे प्रैक्टिकल में, थ्योरी में कोई भी डाउट होते थे, एनी टाइम दे वर अवेलेबल फॉर अस। मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, जो चीज़ें फैसिलिटीज़ हमें दे सकता है वो प्रोवाइड करते थे। तो ओवरऑल सभी लोगों का, मेरे दोस्तों का, मेरे बैचमेट्स का, मेरे कुलीग्स का, सबका इस सफलता में श्रेय है। जो अन्य छात्र हैं एमबीबीएस के, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, अन्य जो छात्र हैं मैं उनको यही बताना चाहूँगा, जो ये एमबीबीएस की जर्नी है ना, आप इसको एक रोड की तरह समझें जिस पे जगह जगह स्पीड ब्रेकर है। तो आप चलना शुरू कीजिए, बीच में रुकेंगे, आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ ये सीधा रास्ता है, मैं चला जाऊँगा आसानी से, हमेशा कामयाबी मिलती चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन निराश ना हो, क्योंकि वो जो रास्ता है वो एक मंजिल पे जा रहा है। आप अगर उससे निराश होकर वहाँ रुक गए तो आप मंजिल भूल जाओगे। इसलिए आप उन स्पीड ब्रेकर को नज़रअंदाज करके चलते जाए। और ये कंटिन्यूस एफर्ट मांगती है एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, 1 दिन 2 दिन की पढ़ाई नहीं है, इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट्स। यही मैं बोलना चाहूँगा। कॉन्फिडेंस रखें, अगर असफलताएं मिलती है तो हिम्मत ना हारें, अपने सीनियर से कंसल्ट करें, फैकल्टी से कंसल्ट करें और उम्मीद रखें इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे ज़रूर।
इस परीक्षा में तृतीय स्थान पाने वाले सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, आपको भी पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये बताइए कि इस समय फीलिंग क्या है आपकी? आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है और थर्ड रैंक आई है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली कि हमारे यूनिवर्सिटी में अराउंड 7-8 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें 2 सरकारी कॉलेजेस भी हैं। हाँ, और इन सारे और लगभग आपको 9 साढ़े 900 या 1000 के अराउंड बच्चों में थर्ड रैंक लाना, हाँ, ये अपने में बहुत अच्छा मतलब एक फीलिंग होता है। हाँ, और सच में मतलब फाइनल ईयर में आके, हाँ, इतना अच्छा रैंक लाना, हाँ, इन पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और आपने जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की? एक्चुअली मैं मेरी पैदाइशी तो असम में हुई थी, लेकिन हम बहुत सालों से गोरखपुर में ही रह रहे हैं। और मेरे पिता बिजनेसमैन हैं, और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा संस्कृति पब्लिक स्कूल गोरखपुर से ही की है। हाँ। ये बताइए कि जैसे स्टडी की हम बात करें तो क्या रणनीति आपने बनाई थी तैयारी को लेकर? एक्चुअली कि एमबीबीएस के दौरान आप मेनली ये होता है कि कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, क्योंकि इसमें आपको 19 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। फाइनल ईयर में भी आपके मेजर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और बाकी माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। तो मेनली ये आपको है कि कंसिस्टेंसी आपको पूरे 4 साढ़े 4 साल बरकरार रखनी है। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप जैसे अगले दिन एग्ज़ाम है और रात को पढ़ के आप पास हो जाओगे। हाँ, हर दिन आपको 4 घंटा 5 घंटा, और जब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो 6 7 8 घंटा उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप कंसिस्टेंस रहेंगे पूरे साल, आपको लास्ट में ऐसा कोई प्रेशर नहीं आएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम आ रहा है, कि हाँ प्रेशर है। हाँ, तो आप कंसिस्टेंट रहो, अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से करो, रोज़ 4-5 घंटा अच्छा आराम से पढ़ोगे तो ये एमबीबीएस आराम से क्लियर हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट की हम बात करें तो आपका सबसे आसान सब्जेक्ट और सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है? एक्चुअली ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते कि ये मतलब मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल कर ली हो। हाँ, लेकिन तो भी सर्जरी बहुत क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, सर्जरी मेरी अच्छी सब्जेक्ट्स थी। बाकी पीडियाट्रिक्स कह सकते हैं वो थोड़ा सा टफ लगा मुझे, लेकिन बाकी सब सही था। हाँ, और परीक्षा के दिन की हम बात करें तो परीक्षा के दिन क्या सुबह आपने सोचा, और एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे टफ सेक्शन कौन सा था? परीक्षा के दिन मेनली आपको क्या होता है कि बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि पढ़ के तो पूरा गए हैं और वहाँ जाके ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंस रहना अपने पूरे पढ़ाई में, और दिमाग फ्रेश होके जाना है उस दिन सुबह, ठीक है, ताकि आप पूरा रिकॉल कर पाओ, पूरा अच्छे से आप लिख पाओ। और रही बात जो पीडियाट्रिक्स का पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड आया था, तो वो थोड़ा सा टफ रहा सबके लिए, लेकिन सब अच्छे से कर गए उसको भी। सफल यात्रा का श्रेय किसे देना चाहिए? सफल यात्रा का श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने भगवान को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय बनाए रखा कि हाँ तुम कर सकते हो। और फिर उसके बाद सेकंड सफल यात्रा का मैं श्रेय हमेशा अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे पीछे इतना मेहनत किया, हाँ, ताकि मैं इस मुकाम पे आ सकूँ, अपने आप को एक डॉक्टर कह सकूँ, और इसके आगे भी बहुत ज़्यादा जर्नी है जिसको मैं पूरा कर सकूँ। उसके बाद अपने फैकल्टीज़ को, अपने प्रोफेसर्स को, सबको मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहें। हाँ, हमेशा हर चरण पे आके हमेशा मदद किया, हाँ, या फिर साथ दिया। हाँ, तो सफलता का श्रेय लगभग सबको ही जाता है। हाँ। तो जो अन्य छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? जो एमबीबीएस कर रहे हैं और जो एमबीबीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए बस एक ही संदेश है कि आप अपने पढ़ाई में हमेशा कंसिस्टेंट रहो। मेनली क्या होता है कि बहुत बच्चे करते हैं कि शुरुआत में खूब पढ़ेंगे फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। आपका जो मतलब पढ़ाई जो है, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जो जल्दी दिमाग में नहीं जाता, उसको आप बार बार रिवाइज करोगे तो जाके आपकी मेमोरी में सेव होता है। तो उसको आप कंसिस्टेंट रहो हमेशा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमेशा 4 5 6 घंटा रोज़ रेगुलरली पढ़ो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। और रही बात अगर नीट यूजी एस्पिरेंट्स हैं, हाँ, तो उनके लिए भी यही है कि अगर आप ये मान लो कि अगर आप 2-3 दिन भी अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो या फिर अपनी पढ़ाई में थोड़ी भी ढिलाई करते हो, तो 10,000 और 20,000 बच्चे आपसे आगे निकलने वाले हैं। हाँ, तो इसकी भी ध्यान रखें। और रही बात एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस एमबीबीएस के दौर में और एमबीबीएस प्रिपरेशन के दौर में प्रेशर बहुत रहता है बच्चों पे, तो सुसाइड इज़ नॉट एनी ऑप्शन फॉर अ लाइफ। हाँ, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे ज़िंदगी में, हाँ, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं ज़िंदगी में, तो सुसाइड कभी नहीं करना। हाँ, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है जो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सो उनके लिए भी ज़रूर सोचें।
इस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने वाली छात्रा श्वेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो श्वेता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके एमबीबीएस के लिए। थैंक यू। इस समय आपने क्लियर किया है, 4th रैंक मिली है, तो क्या महसूस कर रही हैं, क्या फील कर रही हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी में 4th रैंक आई है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो बहुत बहुत इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अपने अपने परिवार के बारे में आप कुछ बताना चाहें, और आपकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से आपने पूरी की? मैं गोरखपुर से हूँ और मेरे पापा एक सर्विसमैन है। हमारी ट्रांसफ़र मतलब मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम हमेशा से ही अलग अलग जगहों पे रहते आए हैं। बट मेरी हाई स्कूल की जो मेन पढ़ाई है वो इलाहाबाद से हुई है। ये बताइए, जो एक रणनीति होती है तैयारी की, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो क्या रणनीति बनाई थी आपने पढ़ाई के लिए, क्या समय निकाला, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। देखिए, मैंने एमबीबीएस में ही आके ये चीज़ सीखी कि रेगुलर स्टडीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है, कि एक टाइम लिमिट अपने बना के रखना है कि हमें इतना तो रोज़ पढ़ना ही है, टॉपिक कवर करना है और जो पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना है। रिविज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आपने थोड़ा ही पढ़ा हो, बट उसको रिवाइज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस यही मेरा एक था कि रेगुलर स्टडीज़ और रिविज़न, मेरी यही एक स्ट्रैटेजी। ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जिस पे आपकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, और सबसे मुश्किल आपको सब्जेक्ट कौन सा लगा? मुश्किल तो सारे ही थे जो पढ़ा था, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि कौन सा मेरा सबसे अच्छा था या कौन सा मेरा सबसे ख़राब था। बट उसमें भी ये था कि ऑप्स का ही नहीं, सबसे मुझे सबसे अच्छा लगा पढ़ने में, और मेडिसिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था पढ़ना। एग्ज़ाम के दिन की हम बात करें तो क्या फ़ील कर रही थी जब एग्ज़ाम था, और सबसे टफ सेक्शन आपको क्या लगा? एग्ज़ाम देने जाना सबसे टफ होता था, क्योंकि ये डर लगता था क्या आ जाएगा, जो पढ़ा है उसमें से कुछ आएगा, कुछ नया आ जाएगा। फिर ये बस इसी बात का था कि लिख पाऊँ मैं। मुझे होता था कि जो मेरा पढ़ा हुआ है उसमें से ज़रूर आए, उस और एक बार पेपर देने आप बैठ जाओ, उसके बाद फिर कोई डर नहीं रहता है। यही एक चीज़ थी। तो अपनी सफलता का जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने वो हमेशा ही मेरे साथ रहे हैं। मैं सुबह जब मेरे को एग्ज़ाम से पहले मैं हमेशा उन्हें कॉल करती थी। हमेशा मुझे डर लगता था शायद मुझे कुछ ना आए, बट वो हमेशा समझाते थे कि जाओ पेपर दे के आओ, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। उसके बाद भगवान तो थे ही, हमेशा ही साथ थे। फिर फैकल्टी जिन्होंने हमेशा जब ज़रूरत पड़ी हो, जब भी, तब हमेशा वो साथ रहे हैं। बाकी मैनेजमेंट ने भी बहुत हेल्प की है। चलिए, लास्ट सवाल है मेरा, जो अन्य छात्र हैं जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि एमबीबीएस बहुत लंबा टाइम का एक कोर्स है। 5.5 साल बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है। तो आप ये मत समझो कि हम यहाँ आ गए और फिर सब कुछ मतलब हम पढ़ते करेंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर्स भी आएंगे, सक्सेस भी आएंगी, हर चीज़ें आएंगी आपको, और आपको सब कुछ फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहने का बस यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मैंने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना पढ़ लिया तो मेरा सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही है जो कंसिस्टेंट रह सकता है। पिलखवा के जीएस मेडिकल कॉलेज में इस समय हम मौजूद हैं, और एमबीबीएस की परीक्षा में चौथी रैंक लाने वाली दूसरी छात्रा इकरा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम के दौरान इन्होंने फेस किया, और क्या एक संदेश जो है अन्य छात्रों को देना चाहेंगे। तो इकरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। थैंक यू सो मच। इकरा, आपसे मेरा सवाल है कि इस समय आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, 4th रैंक हासिल की है, तो इस समय फीलिंग क्या महसूस कर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 7 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जिसके अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और बाकी 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनके अंदर अराउंड 1000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें एक टॉपर्स की लिस्ट में आना तो खुद के लिए एक खुशी की बात है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और परिवार के बारे में की, और शुरुआती शिक्षा जो है आपने कहाँ से पूरी? मैं बिजनौर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और
शुरुआती शिक्षा मतलब मेरी प्राइमरी एजुकेशन मैंने जीएस मेडिकल कॉलेज वो सॉरी जीएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके अलावा मैंने अपना हाई स्कूल प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। फिर मैंने 12th में मॉडर्न एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। बाकी मेरे पापा एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जामिया मिलिया से अपनी एमकॉम एलएलबी की पढ़ाई की है। मम्मा मेरी हाउसवाइफ है। और हम स्टडी की बात करें तो क्या रणनीति आपने बनाई थी पूरे 5.5 साल में कि किस तरह मुझे प्रिपरेशन करनी है और क्या तैयारी करनी है, कैसे? मैंने ये रणनीति बनाई थी कि हमेशा ना आपको कंसिस्टेंट रहना है कि आपको क्या है कि एक टारगेट सेट करो कि हाँ मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट रहो कि एटलीस्ट ये सोचो कि मुझे 4-5 घंटे रोज़ पढ़ना है, ये पढ़ना है, और उसमें चीज़ों में कंसिस्टेंट रहो, उसको रिवाइज़ करते रहो। और बीच बीच में अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप उसको एक अलग से नोट करते रहो, और बाकी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये मेरा वीक पॉइंट है। तो उसको बार बार आप रिवाइज़ करोगे और आप बार बार पढ़ोगे और कंसिस्टेंट रहोगे थ्रू आउट द एमबीबीएस, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये बताइए कि हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे आसान और कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगा? दरअसल एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को बोलना कि ये बहुत ज़्यादा मेरा मजबूत है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हाँ, मेडिसिन पे थोड़ी मेरी ज़्यादा अच्छी पकड़ थी। एंड हाँ, थोड़ा सा ओबीजी थोड़ा सा वीक था। बट ओवरऑल मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और थोड़ा सा उसमें स्ट्रॉन्ग था। हम एग्ज़ाम के दिन की बात करें, जब आपने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के दौरान क्या सोचा, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन क्या फ़ील कर रहे थे आप? कभी कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, कभी लगता था कि पता नहीं मैं ब्लैंक तो नहीं हो जाऊंगी। बट हमेशा मम्मी पापा ने इस चीज़ में सपोर्ट किया। सुबह मैं उठती थी तो पापा को कॉल करती थी, पापा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। बट पापा ने मम्मी ने हमेशा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि नहीं बेटा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बस ये है कि खुद के लिए ना मतलब डर नहीं, हार नहीं माननी है, ठीक है। एंग्जाइटी अगर हो रही है तो उसके लिए मेडिटेट करो, थोड़ा सा अच्छे से स्लीप लो। लेकिन ये है कि आफ्टर ऑल सब कुछ हो जाएगा। एग्ज़ाम में सबसे मुश्किल सेक्शन की बात करें तो क्या एग्ज़ाम में सबसे मुश्किल? एग्ज़ाम में सबसे मुश्किल सेशन ये था कि हमारे एग्ज़ाम्स विदाउट एनी गैप हुए थे, लगातार सारे एग्ज़ाम्स हुए थे। तो उसमें ये है कि आप एग्ज़ाम देकर आते हो, थोड़ा सा आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा एग्ज़ाम में गैप होना चाहिए, दैट इज़ फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता है, एक हैक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है। तो बहुत बारी होता है कि आप जो चीज़ें पढ़े हुए हैं कि आप उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन यह है कि डर लगेगा, उसके लिए मेडिटेट करना है, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ गया, उसके लिए आप फैमिली में सबसे सपोर्ट ले सकते हैं, टीचर से, सबसे। सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू अल्लाह, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरा मम्मी पापा को मैं इस चीज़ का श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मतलब मैं यहाँ पे इस मकाम पे पहुँची हूँ। तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। इसके साथ साथ फैकल्टी को जाता है, हमारे सारे प्रोफेसर्स को जाता है, जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया, इतना अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर किए। मतलब दे आर ऑल गुड कि अगर आपको कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी भी आप वहाँ जाके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, मैं अपने कॉलेज को भी, इंस्टीट्यूट को भी इसका श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हमें, सो दैट कि हम इतने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं। और मेरे दोस्तों को, मेरे स्पेशल दोस्तों को, जिन्होंने हमेशा मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया, बहुत बार मेरी पढ़ाई में भी हेल्प की, तो उन सबको इस चीज़ का क्रेडिट। लास्ट सवाल है मेरा, जैसे जो एमबीबीएस के अन्य छात्र हैं उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि एक तो रेगुलर रहना है अपनी पढ़ाई में, हमेशा रेगुलरली पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स हैं उनको अलग से मार्क करते रहो, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको आप रिवाइज करते रहो। खुद में एक फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे कि हाँ लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बहुत बार लगेगा कि नहीं मैं छोड़ के चला जाऊँ, बट ये है कि खुद में एक फेथ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और ऊपर से कंसिस्टेंट रहना है। बस अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलरली पढ़ते रहोगे, खुद में कॉन्फिडेंस रखोगे, तो यू कैन अचीव एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा जो एमबीबीएस के ये 5 छात्र थे, सभी का कहना है कि एमबीबीएस के दौरान कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हापुड़ से कैमरा पर्सन नैतिक के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। मुझे यही कहना है कि जीएस मेडिकल, मैं देखिए पहले सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ सर्जरी था पीजीआईएमएस रोहतक में। उसके बाद रिटायर होने के बाद मेरे पास बड़े ऑफ़र थे, बट चूँकि इस कॉलेज ने बहुत थोड़े समय में और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है, तो मैंने यहाँ डीन की पद स्वीकार किया जी। और मैंने देखा कि पढ़ाई लिखाई का माहौल बड़ा अच्छा है और बच्चों को थोड़ी सी विज़न दी जाए, विज़न का मतलब दूरदर्शिता दी जाए कि आगे क्या करना है तो पता चलेगा। अब जैसे एमबीबीएस के तो ये पहला बैच निकला, इसमें से 5 बच्चे, पाँचवें एक्चुअली तो 6, क्योंकि 5वें और 6ठे का स्कोर सेम था। तो इन्होंने तो जो 5 में से यूनिवर्सिटी ने 6 पोजीशंस अनाउंस की, शुरू की 6, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो जीएस मेडिकल कॉलेज की हैं। इसके अलावा भी एक बात और आपको नहीं मालूम होगी कि यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट करके जो लड़के सीनियर रेजिडेंसी कर रहे थे या रजिस्ट्रारशिप कर रहे थे, उसमें से भी 4 बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर गए हैं। एक लड़का वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में सेलेक्ट हुआ यूरोलॉजी में, एक लड़का एसजी पीजीआई लखनऊ में सेलेक्ट हुआ, एक लड़का अपोलो हॉस्पिटल में जीआई सर्जरी में सेलेक्ट हुआ, और एक लड़का जो एक्सरे में रेडियोलॉजी में काम कर रहा था वो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में सेलेक्ट हुआ। तो इसको कहते हैं सुपर स्पेशलिटी। तो मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का टाइम, माहौल, क्योंकि शहर से दूर है ये, तो शाम को पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। अब उनको पढ़ाई के लिए एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है बेसिकली। तो एटमॉस्फेयर ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि जैसे लाइब्रेरी का रीडिंग रूम है, उसका हमने पढ़ने का टाइम खूब बढ़ा दिया, रात को 12 बजे तक कर दिया, और कुछ समय में 1-1.5 महीने के अंदर हम उसको रात में 4 बजे तक खोलने वाले हैं। क्योंकि हॉस्टल में आप ये देखिए कि बच्चे हो अल्लाह बहुत होता है, लोग सेलिब्रेशन करते हैं, या एक कमरे में 2 या 3 बच्चे रहते हैं, सबकी मेंटालिटी सेम नहीं होती जी। तो बेस्ट पढ़ाई जो है वो रीडिंग रूम में होती है। तो अपना सब खा पी के आ जाओ आराम से और बैठ के यहाँ पढ़ाई करो आराम से आप। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें लगती है कि यहाँ इस कॉलेज में हो रही है, और इसको हम और थोड़ा सा ऑगमेंट करेंगे।